तो नीतीश से मेल और यूपी में खेल। बिहार में नीतीश कुमार 9वीं बार मुख्यमंत्री बन गए। देश के इतिहास के लिए एक बड़ा मौका, 9वीं बार शपथ। इसके साथ ही पार्टी जो उनकी है जेडीयू, अब गठबंधन में वापसी तो हो गई, लेकिन सिर्फ मसला बिहार तक सीमित नहीं है, सियासत उफान पर है। बगल के राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश में भी नीतीश के इस कदम का कितना असर पड़ेगा, इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। अभी तक जो स्थिति थी वो पूरी तरह से बदल चुकी है। पहले नीतीश कुमार को फूलपुर या वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़वाने की मांग उठ रही थी। जब इंडिया गठबंधन बना तब यह चर्चा हुई कि इन्हें फूलपुर या फिर वाराणसी यानी कि पीएम मोदी के सामने। पिछड़े वर्ग में यादवों के बाद कुर्मी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वोट बैंक है। इस बात को एक बार फिर से सुनिए। यादवों के बाद कुर्मी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा वोट बैंक है। ऐसे में उन्हें अपने पाले में लाकर लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी स्थिति को मजबूत करने की ख्वाहिश पाली है। कुर्मी ओबीसी समुदाय में से एक है जिसके वोटरों की हिस्सेदारी लगभग 6% के आसपास है। पटेल, सचान, कटिहार, चौधरी, वर्मा ये सब आते हैं इसमें। यूपी में तकरीबन 50 सीटों को कुर्मी समुदाय प्रभावित करता है, 50 सीटों को। और 8 से 10 सीटें लोकसभा की ऐसी है जहां पर पूरी तरह से कुर्मी वोट बैंक निर्णायक भूमिका में है। इसलिए नीतीश कुमार का एनडीए में शामिल होना सिर्फ बिहार की सियासत तक सीमित नहीं है। अब इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि देश में कुर्मियों के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार है, इस पर कोई बहस नहीं है। यह तो पक्ष और विपक्ष दोनों मानते हैं। और कुर्मियों की हिस्सेदारी 35% के आसपास मानी जाती है उत्तर प्रदेश में। आप देखिए पूर्वांचल, बुंदेलखंड, कई सीटों पर सियासी रुख बदलने की क्षमता इसी कुर्मी वोट बैंक में है। इसलिए उत्तर प्रदेश में कुर्मी वोट बैंक पर दावा करने वाली अनुप्रिया पटेल भी अब नीतीश कुमार का स्वागत कर रही हैं। स्वतंत्र देव सिंह एक बड़े चेहरे हैं, कुर्मी समुदाय से आते हैं, प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। तो ऐसे में कई वोट बैंक को साधने की कोशिश जो बीजेपी कर रही है, उत्तर प्रदेश में इसका असर पड़ना लगभग तय माना जा रहा है। पहले यह रिपोर्ट देखिए और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि अखिलेश की मुहिम को झटका लगा है। कैसे, यह रिपोर्ट देखिए। नीतीश से गठबंधन का यूपी में मिलेगा बड़ा फायदा। बीजेपी का यह प्लान क्या होगा कामयाब? नीतीश से मिलेगा यूपी में सहारा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फिर से एनडीए में वापसी का बीजेपी को क्या यूपी में कोई फायदा मिलेगा? दरअसल इसका आधार यह है कि लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल के कुर्मी के साथ साथ दूसरी पिछड़ी जातियों को साधने में बीजेपी को मदद मिल सकती है। बिहार से जुड़े पूर्वांचल के इलाकों में कुर्मी जाति में नीतीश का अच्छा प्रभाव है। इंडिया गठबंधन से यूपी में बीजेपी के कुर्मी वोट बैंक में सेंध लगने के लिए नीतीश कुमार को पूर्वांचल की किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ाने की अटकलें तक थी, लेकिन अब साफ हो चुका है कि एनडीए में नीतीश की वापसी से बीजेपी को कुर्मी वोट बैंक में संकट का सामना अब नहीं करना पड़ेगा। बिहार के बदलते समीकरण से कुर्मी के साथ साथ पूर्वांचल में भूमिहार समाज के वोट बैंक में भी पार्टी को फायदा होने की उम्मीदें जग रही हैं। वैसे तो अपना दल एस की अनुप्रिया पटेल ने भी एनडीए में उनकी वापसी पर बधाई भी दी है, जो कि बड़ा कुर्मी चेहरा है। बकायदा जेडीयू में वापसी पर प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आरजेडी को मजबूत करने का आह्वान तक कर दिया है। यानी जातियों की गोलबंदी एक बार फिर से शुरू हो चुकी है।
वैसे तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को सोशल मीडिया के जरिए बिहार के सियासी समीकरण पर अपनी राय रखते हुए ये तक कह दिया था कि ये भाजपा का लोकसभा चुनाव में हारने की आशंका से पैदा हुई हताशा का नतीजा है, जिसने साजिश करके एक भावी प्रधानमंत्री को अपने साथ मिलाकर मुख्यमंत्री के पद तक ही सीमित रख दिया। वैसे दिलचस्प बात यह है कि अखिलेश यादव ने मायावती को भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा न होने के बाद भावी प्रधानमंत्री का चेहरा बता दिया था। कल तक यही नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी से 24 की लड़ाई का आगाज करने की तैयारी कर रहे थे। बकायदा यूपी में अखिलेश के साथ कुछ चुनावी रैलियों के कार्यक्रम भी तय हो रहे थे। इतना ही नहीं, यूपी की कुर्मी बहुल 8 से 10 सीटों पर जोर लगाने का आह्वान हो रहा था और उनके समर्थक यूपी के किसी सियासी जमीन से उन्हें यानी नीतीश कुमार को लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी तक कर रहे थे। खैर, ये सियासत है और सियासत के खेल में बीजेपी ने 2024 की लड़ाई में नीतीश को अपने पाले में लाकर इंडिया गठबंधन को जो जोर का झटका दिया है, उसके बाद से सवाल अब यह खड़ा हो रहा है कि क्या यूपी की सियासत पर भी इस फैसले का असर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो यूपी की सियासत पर क्या असर पड़ेगा, सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो चारों मेहमान आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। संत प्रकाश जाटव जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं। हमारे साथ अशोक तिवारी जी हैं, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के चेहरे हैं। मुन्ना खान साहब कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक। आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा आरबी उपाध्याय जी आपके साथ। मेरी आवाज आ रही है उपाध्याय जी? आ रही है चावला जी, बिल्कुल आ रही है। उपाध्याय जी, तो नीतीश कुमार का जो ये फैसला है यूपी की सियासत पर क्या असर डालेगा, जिसको लेकर चर्चाएं हो रही है, कुर्मी वोट बैंक? देखिए, कुर्मी वोट बैंक अपना नेता मानता है नीतीश कुमार जी को, और जो देखा जा रहा था कि 2024 की लड़ाई कांटे की होगी टक्कर, जहां बीजेपी मिशन 80 पर काम कर रही थी, वहां अगर नीतीश इंडिया गठबंधन के साथ फूलपुर या वाराणसी से चुनाव लड़ते तो पूर्वांचल में एक मैसेज जाता और कहीं न कहीं जो इंडिया गठबंधन है इसको फायदा होता। हाँ। और जो वोट है वो नुकसान होता बीजेपी का। ऐसे में इन नीतीश का जाना एक बहुत बड़ा झटका इंडिया गठबंधन के लिए बिल्कुल है। जिस तरीके के चैलेंज उपाध्याय जी, ये तो साफ है ना कि भाई मसला सिर्फ बिहार की सियासत तक सीमित नहीं है। यहां जो नीतीश कुमार का जो चुनाव चिन्ह है तीर, एक तीर से 3 शिकार तो बीजेपी ने कर दिए। मसला सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है। देखिए, जहां दरवाजे बंद कर दिए थे, कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। हाँ। वो दरवाजे खोल दिए गए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वागत किया है और भी जो कद्दावर नेता हैं वो सब स्वागत कर रहे हैं नीतीश का। तो वो ऐसे ही नहीं है। राजनीति में जो कुछ होता है बड़ी कैलकुलेशन के साथ और पूरे गणित के साथ फैसले लिए जाते हैं। तो जो एक गणित अखिलेश यादव ने तैयार किया था कि भाई फूलपुर और पूर्वांचल की वो सीटें जहां पर कुर्मी वोट बैंक अच्छा खासा है, अच्छी तादाद में है, और वाराणसी से एक अभियान की शुरुआत की जाएगी, रैली का आगाज खुद नेतृत्व करेंगे नीतीश कुमार, तो ये तो पूरे समीकरण बदल गए नहीं उपाध्याय जी उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल पूरा समीकरण बदल गया है। हाँ। अब किस तरीके से इंडिया गठबंधन अपने आप को वहां पर खड़ा कर पाता है, उस पर भी बहुत सारे प्रश्न चिन्ह हैं। जहां समाजवादी पार्टी का जो फॉर्मूला था M+22 मुस्लिम और यादव, हाँ। अब उसमें कुर्मी वोट बैंक और जुड़ जाता तो मेरे ख्याल से एक अच्छी टक्कर समाजवादी पार्टी। हाँ, ये समीकरण बहुत जबरदस्त तैयार किया था अखिलेश यादव ने, लेकिन बीजेपी अभी फिलहाल भारी पड़ गई। खैर, मुन्ना खान साहब, वो एक शेर है ना खुदा मिला ना बिसाले सनम, ना वो क्या था वो? नहीं, कांग्रेस के साथ तो वही स्थिति दिखाई दे रही है खान साहब। नहीं, ये शेर तो नीतीश कुमार जी पे फिट बैठता है। न खुदा ही मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के हम। नहीं, वो तो इधर के भी रहे उधर के भी रहे। नहीं रहे ना। हाँ। इधर प्रधानमंत्री के दावेदार थे, किसने कहा? बीजेपी ने मुख्यमंत्री बना के छोड़ा। नहीं, प्रधानमंत्री के दावेदार तो आपने सबको बना दिया था, ममता दीदी को भी बना दिया था।
सबको है नहीं ना? बना दिया। आपने मायावती को भी बना दिया, कांग्रेस आपने पार्टी की- राहुल गांधी को भी बना दिया, खड़गे जी को भी बना दिया, नीतीश जी को भी बना दिया। ये पता नहीं चला कि कौन प्रधानमंत्री पद का दावेदार सुन है। तो ले, कांग्रेस पार्टी ही ऐसी पार्टी है, हाँ, चाहे इंद्र कुमार गुजराल हो, देवगौड़ा हो या मनमोहन सिंह जी हो, कोई भी किसी को भी प्रधानमंत्री अब कितनी सरकारों की कितनी उम्र रही, यहाँ खान साहब उस पर यहाँ जाएंगे तो दिक्कत हो प्रधानमंत्री जाएगी। के लिए- उनकी सुन तो- सरकारों को किसने आज सहज किया, फिर वो इतिहास के पन्नों में वो गलत मामला चला जाएगा। अभी आओ नीतीश कुमार पर। कुर्मी वोट बैंक सबसे बड़ा वोट बैंक उत्तर प्रदेश में यादवों के बाद का। यकीन मानिए कि चोट है कि नहीं है, बता दीजिए बस इतना। कोई चोट नहीं है। आज जो नुकसान सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में हुआ वो कुर्मी जाति का ही हुआ है। हाँ, तो आज अगर कुर्मी जाति की आप बात करेंगे तो 9 साल से ये सरकार कहाँ सो रही थी, हाँ, या 16 साल से नीतीश कुमार जी कहाँ सो रहे थे। अगर कुर्मी जाति इतना ही मजबूत हाँ, है उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ते हुए, हाँ, बिल्कुल तो ठीक, बिहार में महादलित और दलित का नारा फिर क्यों दिए? ठीक। बिहार में भी कुर्मी समाज कम नहीं है, फिर भी 120 सीट आरजेडी क्यों जीतता है? हाँ, सवाल जाति का नहीं, अब सवाल जाति का नहीं है। विकास का है। अब ये बताइए सर, जिस जनगणना की बात जातियों के नीतीश आधार कुमार पर तो आप करते थे, सियासत कर रहे थे और उसी का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे थे कि जातियों की गणना, और फिर कह रहे थे नीतीश हमारा चेहरा देखिए करके दिखाया। आप कह रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है सर, कोई यही तो बात कहता हूं कि नीतीश तिवारी जी, कुमार जी अब जातीय जनगणना की बात करेंगे। तिवारी ये जी, पूछ फिर रहा हूं। मैं जो है बीजेपी के पास रुक करूंगा, सत्य प्रकाश जी के पास। लेकिन तिवारी जी, आपसे थोड़ा मसला हटकर है। मैं बड़ा कंफ्यूज हूं एक मामले में कि मायावती जी जब छोड़ के गई, उन्होंने कहा मैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं होंगी, तब अखिलेश यादव जी ने कहा कि भाई प्रधानमंत्री, भावी प्रधानमंत्री, क्या कि भावी प्रधानमंत्री, उन्होंने अपने आप को किनारे कर लिया। फिर इसके बाद नीतीश कुमार ने छोड़ा, उन्होंने कहा कि ये तो भावी प्रधानमंत्री थे, नहीं मुख्यमंत्री। और उनके समर्थक कहते हैं कि अखिलेश यादव जो है वो प्रधानमंत्री प्रोडक्ट है। भाई प्रधानमंत्री तो एक ही होगा। ये हर किसी को प्रधानमंत्री बनाने का मसला तिवारी जी समझ में नहीं आया। जी तिलक जी, देखिए मैं आपकी बात समझ रहा हूं और मैं इस सिनेरियो में संक्षेप में पूरी स्थिति स्पष्ट करने जा रहा हूं। आप सुनिएगा पूरा ध्यान से तो आप समझ में आ जाएगा। हाँ। ठीक है, मुझे बोलने दीजिएगा, बीच में न बोलिएगा जी। मैं पूरी स्थिति को बड़े अच्छे से स्पष्ट कर रहा हूँ। हाँ। जी, सच्चाई यह है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से पीडीए का आह्वान किया, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, अगड़े और जो है आधी आबादी, हाँ। सारे के सारे लोग जिस तरह से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जो है अगड़ों, पिछड़ों की उपेक्षा और पिछड़ों का हक न मिलना, दलितों का हक न मिलना, इन मुद्दों को जो जिस तरह से उठाया और आह्वान किया, उससे पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी घबराहट में आ गई है। हाँ। और डर गई है। हाँ। जिसके तहत उसने कुचक्र करते हुए हाँ। एन केन प्रकार किसी तरह से वो माननीय नीतीश जी को बहकाने में, फुसलाने में सफल हो गई है और उनको अपने पाले में करके वो पीडीए को कमजोर करने की साजिश कर रही है। नंबर 1 ये। अच्छा। नंबर 2, नीतीश जी ने अपना काफी बड़ा अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मार ली। ठीक। नीतीश जी जिस तरह से राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखे जा रहे थे, हाँ। आज वो बिहार तक सीमित हो गए और सीमित ही नहीं हो गए, बिहार में भी उनके समर्थक उनसे अब दूर होते जा रहे हैं। ठीक। क्योंकि उनको लगा कि ये एक तरह से भाजपा का के बहुत ही पिछलग्गू टाइप के और बहुत ही कमजोर टाइप के नेता साबित हो गए हैं। इनके अंदर दमखम नहीं है, इनके अंदर क्षमता नहीं है। हाँ। ये घबरा गए हैं, घबरा के डर के मारे सरेंडर कर गए हैं भाजपा को। अच्छा। कभी बोलते थे कि मैं मर जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा। आज जिस तरह से भाजपा में चले गए तो उनके जो बिहार में भी समर्थक थे वो भी उनका दामन छोड़ रहे हैं। देखिए, सुनने की बात करिएगा। तिवारी जी, एक मिनट, क्योंकि जाटव जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मुझे एक बात बताइए। एक लाइन बोल दूं बस, फिर जब बोलिएगा। मैं जब सूरज आज नीतीश जी बहुत पीछे हो गए हैं, देश में क्या बिहार में भी कमजोर हो गए हैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के साथ हम 80 के सीटों पर इनको अच्छा, इस पर बहस करोगे तो इतना बता दो, कुर्मियों के नेता है कि नहीं नीतीश कुमार? बात खत्म करते हैं ना, आप छोड़िए उस बात को। जब आप कह रहे हो कि आपके साथ थे तो सबसे बड़े नेता थे, आज आपके साथ नहीं है तो आप कह रहे हो कि नेता ही नहीं है वो। आज वो कम्जोर साबित हो गए, कमजोर साबित हो गए। ठीक, डरपोक साबित हो गए। तिवारी जी, हमारे यहाँ अब मैं जाटव जी के पास जा रहा हूं। एक मिनट रुक जाओ, ऑडियो नीचे, 1 मिनट। तिवारी जी, जब सूरज पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण से निकल सकता है, जब बीएसपी और सपा एक हो सकते हैं, है ना, तो नीतीश कुमार भी बीजेपी के साथ आ सकते हैं। तो वो इतिहास का सबसे बड़ा गठबंधन था, जो बेमेल गठबंधन जिसे आप लोगों ने कहा, और फिर उसके बाद उसका तलाक हो गया।
खैर छोड़िए। संत प्रकाश जाटव जी, सर एक तीर से 3 शिकार कर दिया आपने। आपने कहा था राम को लेकर आएंगे, आप तो पलटू राम भी ले आए साथ में। ये मैंने नहीं, ये कांग्रेस कह रही है सर। सत्य प्रकाश। हाँ, देखिए राजनीति में तमाम रास्ते जो हैं वो खुले होते हैं, आने की भी और जाने की भी। और उसी में नीतीश जी हमारे साथ में काम करते करते और उनको कुछ लगा तो ये उस तरफ गए। हाँ। और वहां जाकर के इन्होंने कोशिश की और उस कोशिश में उन्होंने देख लिया कि जितने भी लोग अलायंस बना करके, जिसको इन्होंने ही वहां पे तैयार किया इंडिया अलायंस, वहां पर उन्होंने देखा कि यहाँ तो हर व्यक्ति जो है अपने अपने संगठन का वो प्रधानमंत्री बनने का दावेदार है। हाँ। और जिस तरीके से जिनके साथ में इन्होंने वहां सरकार बनाई, वो तो जिस प्रकार से भ्रष्टाचार में पहले आकंठ डूबे हुए थे और लालू जी तो जेल भी काट रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो मामला वहीं का जस का तस है। और यूपी पे क्या इसका असर पड़ेगा सर? यूपी पे सब यूपी पे भी आ रहा हूं मैं। हाँ। तो ये जस की तस स्थिति है, तो ये वापस अपने घर वापस आ गए जहाँ से इन्होंने पूरा राजनीति का बेहतर जीवन जिया है। हाँ। आज उनका स्वागत भी है। हाँ। और उत्तर प्रदेश में ना हम पहले कमजोर थे, बल्कि नीतीश जी ने देखा कि यहाँ रह करके, इंडिया अलायंस में रह करके अपनी जो व्यवस्था है वो सब खराब हो जाने वाली है, तो ये वापस यहाँ आए हैं। हाँ। क्योंकि हम कहीं भी कमजोर नहीं है। हमने नहीं, आप तो 400 जीत रहे थे, 3 राज्यों में जो परिणाम दिए हैं, 400 पार, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार की जरूरत आपको आन पड़ी। वो ठीक है, आपकी बात मैं समझ रहा हूं, लेकिन यूपी की सियासत में जो कुर्मी वोट बैंक है, इस बात की क्या गारंटी कि नीतीश कुमार के आने के बाद जो पीडीए वाला फॉर्मूला अभी बता रहे थे तिवारी जी, उस पर असर नहीं पड़ेगा? जो आपके साथ ये कुर्मी वोट बैंक आएगा, इस बात की क्या गारंटी? कुर्मी वोट बैंक की बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में हम अब पिछले चुनाव का परिणाम देखें ना। हाँ। ये वोट जो है कि कुर्मी या जाटव की जाति के आधार पर नहीं यहाँ पर वोटिंग होता है, यहाँ पर विकास के आधार पर हो रहा है काम। सर जाति के आधार पे तो मंत्री बनते हैं, आप कह रहे हो कि जाति के आधार पे वोट नहीं होता। एक बात है, मंत्री वो भी हम ख्याल रखते हैं, उस चीज का भी ख्याल रखते हैं, मगर सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो सर यहाँ तो राष्ट्रपति की जाति तक बता दी जाती है, आप कह रहे हो जातियों के आधार पे। मैं बोल रहा हूँ ना कि जाति के ऊपर तो अब तक चल ही रहा है देश। हाँ। मगर डेवलपमेंट के कारण से आज जो तो हमें इसका मतलब आप ही की बात में मानूं, जो जीत मिल रही है सर आप ही की बात मानूं तो इसका कर रहे हैं। सुने मेरी बात। नहीं जाटव सर, 1 मिनट आप उत्तर दे दीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। एक सवाल ले लीजिए, इसका मतलब अगर जातिवादी सियासत हो रही है, तो जातिवादी सियासत में नीतीश कुमार सबसे बड़ी जातिवादी नेता हुए, क्योंकि उन्होंने जातियों की जनगणना करवाई, तो वो तो जातिवादी नेता हुए ना। देखिए, मैं जात की सियासत कर रहे हैं। मैं आपसे एक आग्रह करूंगा, हम जो है आपस में बहस करेंगे क्या प्रश्नों के लिए, आप मेरी बात को पूरा होने दें, या फिर आप जिस तरीके से आप ही मुझे काउंटर कर रहे हैं, बोलने भी नहीं दे रहे हैं, ये कौन सी परंपरा शुरू कर दी है आप लोगों ने? सर यहाँ वो वाला मसला नहीं है, तराजू सबके लिए बराबर है, प्लीज अपनी बात। बराबर तराजू की बात नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ आप मुझे, अगर मेरे से आपने एक प्रश्न किया है तो उस बात को कम से कम। सर नीतीश कुमार जातिवादी नेता है कि नहीं, आप इसका उत्तर दे दीजिए बस। बहुत अच्छा सवाल। देखिए, नीतीश जी जातिवादी नेता हैं या नहीं हैं, इस विषय में नहीं जाऊंगा, मगर भारतीय जनता पार्टी जो है वो जातिवाद की राजनीति नहीं करती है। हाँ, सभी जातियों का, चूंकि यहाँ पर व्यवस्था जातियों की बनी हुई है, तो ज्यादा से ज्यादा जातियों का सहयोग बना रहे। हाँ। सबको मौका मिले, इस चीज की भी हम चिंता करते हैं, मगर ओवेनिस जो है वो है डेवलपमेंट, हम डेवलपमेंट के आधार पर। तिवारी जी, पहले आप देखा आपने, सत्य प्रकाश जी कह रहे ना तो ओपी राजभर जाति राजनीति करते हैं, ना अनुप्रिया पटेल जाति राजनीति करती है, ना संजय निषाद जी करते हैं, और ना ही जो है नीतीश कुमार जिन्होंने जाति आधारित सर्वे करवाया, वो जातियों की राजनीति नहीं करते। नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं कहा, खाली कह रहे हैं, इनका जो है कहना उत्तर प्रदेश पर तो हो रही है, मगर हम भारतीय जनता पार्टी जो है वो डेवलपमेंट की राजनीति कर रही है। आप विषय को समझे ना। तिवारी जी तिलक जी, ये अखिलेश यादव ये भावी पीएम जो बना रहे हैं सबको जी, और आप लोगों ने तय कर दिया कि 11 सीटें मुन्ना खान साहब को दोगे।
यहाँ बैठक हो रही है, आपने तय कर दिया कि 11 सीटें दोगे, चाह क्या रहे हो? यहाँ वासी बवाल छिड़ा हुआ है और आप लोग चाह रहे हो कि भैया और बवाल हो जाए, क्या मतलब? ये 11 सीटें उनसे पूछ तो लेते, किस मतलब 11 सीटें और आपस में बांट लो। वहां आरएलडी पता चला कि वहां सत्य प्रकाश जी, वो फिर उसके बाद कहोगे जयंत चौधरी भी भावी प्रधानमंत्री थे। मेरी बात समझ रहे हो ना? हाँ, देखिए, मेरी समझने का प्रयास कीजिए भाई साहब। हाँ। मैं कहना चाहता हूँ तिलक जी कि जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से बहुत अच्छा संदेश दिया है। हाँ। जो है 11 सीटों की बात करके, और जो 11 सीटें दी हैं बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण में, बड़ा ही जो है पॉजिटिव सोच रखते हुए कांग्रेस को जीत के आधार पर, जहां जहां कांग्रेस के जीतने के पूरे आसार हैं हाँ। और हमारा सहयोग है, कांग्रेस जीतेगी, तो ये इस तरह से गठबंधन होता ही इसी तरह से ये है। तय किसने किया? ये तय जो है मतलब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है, निश्चित सर रूप से मतलब समाजवादी पार्टी। आपका गठबंधन तय आप ही कर रहे हो सर, आप ही की सरकार, आपकी मर्जी, आप प्रमुख कहो मेरी भूमिका है मर्जी। ना। जी सर, प्रमुख भूमिका खान साहब, उत्तर ये प्रदेश में- मतलब समझ में नहीं आया, 11 सीटें कबूल हैं? उत्तर प्रदेश में प्रमुख भूमिका में समाजवादी पार्टी है। नहीं और तो आप हमारे तो ये साथ- दबाव की राजनीति कर रहे हो, जितना देंगे आप उतना ले लो, 11 रुपए सगन में दे रहे हो सर, ये क्या है खान साहब, मुन्ना खान साहब, क्या मजाक हो रहा है आप लोगों के साथ? फिर आ रहा हूं मैं आपके पास आगे। तिलक जी, एक लाइन और सुन लीजिए तिलक जी। अगर लगता है कि कहीं पर कांग्रेस और जीत सकती है या बात रखी जाएगी, डिस्कशन होगा, नहीं तो आपने तय कैसे कर लिया कि 11 सीटें देंगे हम? आप खैराज बांट रहे हो क्या कि 11 देंगे हम? सीटें कंफर्म कर दी गई हैं। एक मिनट खान साहब, अगर उसका पक्ष मजबूत होता है, आपसी बातचीत से सकारात्मक वातावरण में अगर लगता है कोई और सीट जीत सकती है कांग्रेस, तो उस पर विचार होगा। एक मिनट मुन्ना खान साहब, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मुन्ना खान बोलेंगे कबूल है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग 10 पे लड़वाओ, 2 पे लड़वाओ, 3 पे, 1 मिनट रुक जाओ ना मुन्ना खान साहब। प्रदेश में वो कह रहे हैं हमारे नेता ने तय कर लिया 11 देंगे, इससे ज्यादा नहीं। आप ऑडियो नीचे रहेगा तिवारी जी। मिल करके 80 के सीटों पर भाजपा को हराने जा रहे हैं। सवाल 11 का नहीं है, सवाल ये 11 कह रहे। अब 11 पे कांग्रेस पार्टी मानेगी नहीं मानेगी, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व मानेगा नहीं मानेगा, इस पे विचार विमर्श किया जाएगा। एक बात जो हो वो तो हमारा आपसी मसला है, वो तो हम निपट लेंगे। नहीं वो तो निपटोगे, वो तो पता है मुझे। मुन्ना जी मैं इतना जानना चाह रहा हूं कि 11 कबूल है, बस इतनी बात जानना चाह रहा था। नहीं, अब ये मेरा निकाह थोड़ा हो रहा है कि कबूल है कबूल है कबूल है, मैं 3 बार कहूँ तो कबूल नहीं, राजनीति में तो निकाह और कबूल तो मैं निकाह कह रहा हूं ना। सर, यहाँ तो देखिए ना, निकाह और तलाक तो आपके सामने हुआ नीतीश कुमार की नहीं, कितनी नहीं, बार, नहीं, है ना? ये काम और फिर भारतीय जनता पार्टी आरबी को उपाध्याय जी हलाला पर आ जाएंगे, छोड़िए उस बात को। मैं आपसे ये काम भारतीय जनता पार्टी को दे रखा है। खान साहब निकाह करे तलाक करे उनके साथ। ठीक है, आप डिबेट मत घुमाओ, मैं पूछ रहा हूँ 11 सीटों वाला जो मसला है, संतुष्ट हो? आपको लगता है कि जरूरत से ज्यादा दे दी इन्होंने? आपके पास तो बस्ते लगाने के लिए कार्यकर्ता नहीं है। ऐसा है, जरूरत से ज्यादा और कम नहीं है। हाँ। जिस तरीके से हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो दल ज्यादा प्रभावशाली है, जिस क्षेत्र में जो ज्यादा दल हाँ। प्रभावशाली है, उसे तरजीह दी जाएगी। अगर वहाँ श्री अखिलेश यादव जी कह रहे 11 सीट है, तो हाँ। आपसी मीटिंग करके वो बात को फाइनल किया जाएगा कि कितने सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी, ये कितने आरबी उपाध्याय जी, ये अखिलेश यादव मौके पर चौका मार रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया नीतीश भी गए, ममता दीदी मना कर दी, भगवंत मान कह रहे हैं कि 80 तक 13 लड़ेंगे उधर पंजाब विच है, और फिर अब ये कह रहे हैं कि भैया 11 बांट लो आपस में। ये मतलब समझ में नहीं आया आरबी उपाध्याय। दोस्त में जवाब देखिए बड़ा क्लियर है। मुन्ना खान जी चाह रहे निकाह हो जाए तो पहले तो इनका निकाह करवाओ यार, इनके हाँ। पास भेजो किसी को और निकाह करवा दो इनका। और दूसरा देखिए, इंडिया गठबंधन में जितनी भी क्षेत्रीय दल हैं हाँ। वो चाहते हैं कि भी कांग्रेस सैक्रिफाइस करे। अब कांग्रेस क्या चुनाव नहीं लड़ेगी? बंगाल में ममता दीदी ने मना कर दिया, वहां चुनाव नहीं लड़ेगी कांग्रेस। पंजाब में भगवंत मान कह रहे हैं, वहां चुनाव नहीं लड़ेगी। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी ने कह दिया 11 सीट देंगे, मतलब यहाँ भी साफ। तो क्या कहना चाहते हैं क्षेत्रीय दल कि भी कांग्रेस कहीं चुनाव न लड़े तो फिर वो राष्ट्रीय पार्टी कैसे रहेगी? हाँ। प्रश्न बहुत बड़े हैं, कह देने भर से नहीं हो जाएगा ये सब कुछ। अच्छा उपाध्याय जी, ऐसा भी तो हो सकता है, सियासत में तो अब कुछ भी हो सकता है। जब बीजेपी और पीडीपी मिलकर सरकार बना सकते हैं, नीतीश दोबारा बीजेपी में आ सकते हैं, जब मायावती और अखिलेश यादव एक मंच पर आ सकते हैं, तो सियासत में कुछ भी हो सकता है। ये तो संभावनाओं का खेल है, सब जानते हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर जयंत चौधरी वाला मसला हो गया तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तिवारी जी तो फिर तो कहीं नहीं। देखिए उनके पिताजी तो मौसम विशेषज्ञ तो रहे हैं सियासत के। देखिए राजनीति में अब एक व्यापार हो गई है, जैसे व्यवसाय में फायदा देखा जाता है। हाँ। उसी तरीके से राजनीति में अब राजनेता फायदा देखने लगे हैं। ठीक। अब बात तो जनता सेवा की करते हैं, लेकिन जनता के मुद्दे कहाँ हैं? कोई गठबंधन में जनता के मुद्दे हैं?
कोई जनता के मुद्दे की बात नहीं कर रहा। नीतीश कुमार की बात हो रही है, जाति की बात हो रही है, धर्म की बात हो रही है। अरे भूखा पेट रोटी मांगता है, बीमार दवा मांगता है, बेरोजगार रोजगार मांगता है। नहीं, ये तो नारेबाजी इनको करने दीजिए सर। ये बताओ, अगर ये वाकई जयंत चौधरी वाला मसला हो गया तो फिर तो चारों खाने चित्त हो जाएगा ना मसला। बिल्कुल हो जाएगा। देखिए, जयंत चौधरी का अपना एक वोट बैंक है, हर नेता का या हर पॉलिटिकल पार्टी का। तिवारी जी, वो फोन घुमा रहे हो, साथ साथ ट्राई करते रहो, नॉट रीचेबल बहुत हो जा रहे। नीतीश कुमार नॉट रीचेबल हो गए थे, लालू जी मिला रहे हो जयंत चौधरी को लगातार फोन कि नहीं? ये कयास लोगों को लगाने दीजिए। नहीं, ये कयास तो ये बिहार में भी लग रहे थे और सत्य प्रकाश जी अपना मौके पे चौका मार गए। ये बताइए कि ये फोन मिला रहे हो कि नहीं? नहीं जयंत अखिलेश भाई, हाँ। उत्तर प्रदेश में लोकदल, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस तीनों बहुत मजबूती से हमारा संगठन और कृष्णा पटेल का भी तिवारी जी, राहुल जी, जिसने आपने इंडिया पहले गठबंधन सुना, को तैयार हमारी किया, टेंशन लीजिए। जब वही उस गठबंधन का हिस्सा नहीं रहा तो आप कहां जयंत चौधरी की गारंटी ले रहे हो आप? मतलब गजब खेल हो रहा है सियासत का। खैर कोई बात नहीं, सत्य प्रकाश जी अब रहेंगे। आ रहा हूं मुन्ना खान साहब। पटेल और हम सारे लोग बहुत मजबूती से नहीं लड़े, बहुत अच्छी बात है। वो 11 जो बातें हैं वो 11 इसमें इंक्लूड है या कांग्रेस के लिए सिर्फ 11 है? नहीं, कांग्रेस के लिए 11 है। अच्छा, कांग्रेस के लिए 11 है, ओके। हाँ, उनकी बात तो पहले हो चुकी है हमारी लोकदल से 7 सीटों की। अच्छा ठीक, एक मिनट। सत्य प्रकाश जी, एक मसला और है उत्तर प्रदेश। शांत प्रकाश सर, शांत प्रकाश नाम है मेरा। सर मैं माफी चाहूंगा, प्लीज नाम सही कर दीजिएगा। मुझे बताया गया था, मैंने इसलिए वो नाम। प्रकाश सर, एक बात मैं आपसे जानना चाह रहा था। एक और बड़ा गंभीर मसला उत्तर प्रदेश की सियासत का, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। ये नीतीश कुमार को लेकर तो सब जगह चर्चा हो रही है पूरे देश में। उत्तर प्रदेश की सियासत में जौनपुर एक जगह है, आप सब लोग जानते होंगे। जौनपुर जानते हैं सब? आरबी उपाध्याय जी, मुन्ना खान जी बिल्कुल जानते हैं जौनपुर। एक मिनट। जौनपुर में बड़ी हलचल हो रही है, उसकी वजह यह है धनंजय सिंह। नाम तो सुना होगा धनंजय सिंह का, प्रकाश जी। बहुत बड़ा माफिया है। एक मिनट, जब आपके साथ नहीं थे, जब आपके साथ थे तब माफियागिरी नहीं याद आई? मुन्ना खान साहब ऑडियो नीचे अभी। हाँ प्रकाश जी, ये जो धनंजय सिंह हैं, सुना होगा आपने नाम इनका? सुना है सर? हाँ बिल्कुल, बतलाइए, आगे बोलिए। सुनने में आ रहा है कि जेडीयू का चेहरा होंगे और जो टिकट फाइनल होगा उसमें ये चुनाव लड़ सकते हैं। और मुन्ना खान साहब कह रहे हैं वो बहुत बड़े माफिया हैं, तो यानी माफिया आपकी टिकट से चुनाव लड़े। देखिए, ये जो बात कही है जी, ये आपने कहां से निकाली और केवल सुनने के आधार पर मैं इस बात पे अपना पक्ष रखूं, ये कोई विषय ही नहीं है। वो जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव है जो जौनपुर से आते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, मगर जो है जो भी कुछ है वो हमारा संगठन तय करेगा किसको कहाँ क्या किस तरीके से देना है। वो इस सीट से सांसद रह चुके हैं सर 2009 में। कोई बात नहीं, और अलायंस के साथ में वो कहाँ पर किसको क्या सीटों के बंटवारे होंगे, वो एकदम औचक आपने किसी का नाम ले दिया और उसके बारे में मैं टिप्पणी कर दूं। नहीं, बहुत परिचित नाम है उत्तर प्रदेश की सियासत का। मैं अच्छी तरह जानता हूँ ये मगर जो है उनकी कार्यशैली भी जानते होंगे फिर तो आप। देखिए, ये कोई बात नहीं है। आप क्या ये मतलब मैं आई कांट से कि जो है ना ये किस प्रकार की डिबेट कर रहे हैं हम लोग। मैं एक व्यक्ति के बारे में यहाँ पर कहने के लिए नहीं, मैं अपनी पार्टी का पक्ष लेने के लिए बैठा हुआ हूँ, अपना पार्टी का पक्ष बोलने के लिए बैठा हुआ हूँ। आप किसी व्यक्ति के बारे में और उसका क्या कैरेक्टर है और किसके उसके बारे में क्या बातचीत है, ये बात थोड़ी मैं लेकर के बैठा हूँ। आप जो है ना पार्टी के पक्ष की बात करें, पार्टी क्या काम कर रही है, हमारे अलायंसेस के साथ में हमारा किस तरीके से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, वो हम नहीं तय करने वाले टीवी पर, वो हमारे जो संगठन की जो उच्च अधिकारी है वो तय करेंगे। जेडीयू का चेहरा है उत्तर प्रदेश में, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया सवाल। अगर आप गुस्सा हो रहे तो मैं नहीं पूछूंगा वो सवाल। आप एक बात बताएं, उनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज हैं, वो आरोप लगाते हुए आए, तो मैं इसलिए सवाल कर रहा था। मैं कह रहा हूँ कि जेडीयू का चेहरा है क्या नहीं है, वो इस वक्त में हम कहाँ से तय कर लेंगे। कल अब वहां से जो है ना मुख्यमंत्री बने हैं, वो अभी कल तो यहाँ पर आए हैं। अभी टिकटों का भी फैसला हो गया, जौनपुर से उनको टिकट दे दिया गया है। ऐसा थोड़ी होता है। आने दो, समय आने दो, क्या होता है क्या नहीं होता है।
पार्टी भारतीय जनता पार्टी जो है, हमारे यहाँ पर इस प्रकार की बहुत सावधानियां रखी जाती हैं और सभी का सम्मान रखते हुए, अपने अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान रखते हुए टिकटों का वितरण होता है। हाँ। और जो हमारे अलायंसेज हैं, उन अलायंसेस के भी जो भी उनके साथ में हमारे जो टिकटों को लेकर के जो इश्यूज हैं, वो संगठन का उच्च स्तर जो अधिकारी हैं वो तय करते हैं। तो टीवी पर इंटेरोगेशन में थोड़ी एकदम डायरेक्ट हम कह दें उनको क्या होने वाला है, उनके ऊपर क्या है, वो मैं बता देता हूँ विपक्ष को जो आपने बात कही। तिवारी जी, दरअसल प्रकाश सर ये कह रहे हैं कि भाई वो क्रिकेट खेलते हुए, भले ही आप लोगों ने ट्वीट किया होगा, आप लोगों को याद होगा अखिलेश यादव ने कि वो आईपीएल बना लो और वो माफिया इतने अपराध मुकदमे दर्ज, वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पूरी जांच पड़ताल के बाद ही टिकट डिक्लेयर किया जाता है। आप लोगों के यहाँ तो है ना, गायत्री प्रजापति, वो तमाम ऐसे नेता हैं जहां आप लोग भी रियायत है ना। आपकी तो पार्टी को वैसे भी टैग मिला हुआ है गुंडों की पार्टी। जी 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 तिवारी, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि आपके सवाल से वो मतलब सहमत नहीं हो रहे थे भाजपा के प्रवक्ता जी। उनको बड़ा तकलीफ हो रही थी कि आप ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं जिसका उत्तर वो नहीं दे सकते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है। और भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र अब जनता के सामने धीरे धीरे पूरी तरह से स्पष्ट हो रहा है कि इनका कोई न नीति है न रीति है। इनका एन केन प्रकारेण किसी तरह से जो पीडीए का इस समय इनके ऊपर जोरदार प्रहार हो रहा है। इस समय धनंजय सिंह में इंटरेस्ट क्यों है आप लोगों को? नहीं, धनंजय सिंह की बात नहीं कर रहा हूं। 50 मुकदमे आप लोग तो लिस्ट जारी कर रहे हो। जी जी, किससे सवाल किससे है सर? आप ही से है सर, आप लोगों ने लिस्ट जारी की थी ना। नहीं, सवाल अगर हमसे है तो धनंजय सिंह का अब जेडीयू में है, जेडीयू जहां है जब वहां पर है। हाँ। सच्चाई ये है कि हम लोग तो स्पष्ट रूप से पीडीए लड़ेगा एनडीए से। पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, अगड़े, आधी आबादी जो प्रताड़ित है, नौजवान जो प्रताड़ित अभी है। तो तिवारी जी आप लोग आपस में लड़ रहे हो, तो बीजेपी से कैसे लड़ोगे? अभी तो आपस में भिड़ रहे हो ना। नहीं, कहीं नहीं भिड़ रहे हैं आपस में। तो ये क्या हो रहा है? नहीं, नीतीश कुमार चले गए, ममता दीदी ने मना कर दिया, पंजाब में भगवंत मान कह रहे हैं कि 80-13 सीटें लड़ेंगे। नीतीश कुमार ने तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। नहीं, ठीक है, जो आपके साथ नहीं है। मुन्ना खान साहब, फाइनल कमेंट आपका, फिर आरबी उपाध्याय जा रहा आपके पास। ये उत्तर प्रदेश वाली जो पहली है, पीडीए हराएगा एनडीए को, तिलक भाई, पीडीए हराएगा और बच नहीं पाएगी भाजपा। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो आपको बता दो, एक मिनट, मुन्ना खान साहब का ऑडियो रहेगा। आवाज से राष्ट्रीय स्तर पर पीडीए हराने जा रहा है भाजपा को। नहीं, ठीक है सर, आप मुझे लगा इंडिया हराएगा, आप कह रहे हो पीडीए हराएगा, तो बात ठीक है। पीडीए इंडिया के साथ पीडीए फार्मूले पे हारेगी। अब इंडिया वाला मसला जो गठबंधन का बचा भी नहीं बचा, वो बता देना बाद में, कोई बात नहीं। मुन्ना खान साहब जल्दी से अपनी बात। हमारी आवाज आ रही है। राहुल कंवल जी हुई है, हताहत है भाजपा। जल्दी से मुन्ना खान साहब, जिसने आपके इंडिया गठबंधन को जन्म दिया वो खुद ही छोड़ के चला गया, बताइए। राहुल कंवल जी, मुन्ना खान साहब, 1 मिनट, ऑडियो नीचे तिवारी जी का। राहुल कंवल जी, राहुल कंवल जी, मुन्ना खान साहब जी, राहुल कंवल जी, आवाज आ रही मेरी? तिलक चावला जी, आवाज आ रही मेरी? जी। ये कह रहा हूँ, जन्म देने वाली तो माँ भी चली जाती है, पिता भी चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जन्म देने के बाद जो परिवार तैयार हुआ है, उसकी मजबूती भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में दिख जाएगा। एक बात। दूसरी बात क्या है कि बीजेपी के लिए आपने एक शेर कहा था, मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था, कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान न समझ बुज़दिल इसको, लहरों ने बगावत कर ली है। ए तलवार तुझे झुकना होगा, ए तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। अब देश की जनता में उबाल आ रहा है, उफान आ रहा है। मुन्ना जी, 2024 में रिजल्ट दिख जाएगा। मुन्ना जी, वो जो पश्चिम बंगाल में यात्रा आनी थी, उसकी इजाजत मिल गई, नहीं मिल गई ममता दीदी से? नहीं मिल गई, क्यों नहीं मिली? अच्छा, मिल गई, क्योंकि वो कह रहे थे ना इजाजत नहीं मिल रही थी। ओके, मिल गई। साथ में तो रहेंगी नहीं, वो तय है? नहीं, हम सब साथ हैं। नहीं, आप तो साथ है, वो तो दिख ही रहा है। मुन्ना खान साहब, आप लोग साथ हैं तो पूरा देश देख रहा है। सभी साथ ऐसे ही साथ लड़िए। आरबी उपाध्याय, फाइनल कमेंट आपका, क्या मैसेज जाएगा उत्तर प्रदेश की सियासत में इसका? प्लीज आरबी उपाध्याय जी। इंडिया गठबंधन को नुकसान होना तय है, इसे नकारा नहीं जा सकता। और नीतीश कुमार जी ने बड़ा सोच समझकर फैसला लिया है। उन्होंने बिहार में इंटरनल सर्वे कराया, आरजेडी और इंडिया गठबंधन से चुनाव लड़ने पर लोकसभा में 4-5 सीटें उनके पास आ रही थी।
तो वो नहीं चाहते थे कि पहले ही वो विधानसभा में इतना छोटा दल उनका हो गया है कि सबसे कम सीटें उनके पास हैं, वो लोकसभा में भी और ज्यादा लूज नहीं करना चाहते थे। उनको दिख रहा है कि भाई अगर हम बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे ठीक, तो अपने नेताओं को ज्यादा से ज्यादा चुनकर वो संसद में भेज पाएंगे। ठीक, और उत्तर प्रदेश के सारे जो गणित हैं वो भी खराब हो चुके हैं। ठीक, अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में होते और फूलपुर से चुनाव लड़ते हाँ, तो बीजेपी को कई सीटों पर नुकसान उठाना पड़ सकता था। हाँ। जो एक राजनीतिक प्रयोग जो इसका जिक्र आप कर रहे हैं, बीजेपी के चाणक्य रहे अमित शाह ने बाखूबी 2014 के बाद से उसे अंजाम दिया, और ये उसी प्रयोग का ही नतीजा है कि नीतीश कुमार आज पाला बदल चुके हैं। इसका फायदा होगा नुकसान वो जनता तय करेगी, लेकिन इतना जरूर है तिवारी जी, आपकी मुहिम को चोट जरूर पहुंचे, किसी और को पहुंचे ना पहुंचे। बिल्कुल नहीं, मैं एक समय चलिए ठीक, वक्त इजाजत नहीं दे रहा तिवारी जी, 2 बयानों के साथ छोड़ के जा रहे हैं, 2 बयान है, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। थैंक यू सो मच सर। प्रकाश सर नाराज मत होइएगा, सवाल पूछने की आदत है हम लोगों की आप बहुत अच्छा पक्ष रख रहे थे, थैंक यू सो मच। मुन्ना खान साहब आपका भी, तिवारी जी आपका भी, आरबी उपाध्याय जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। 2 राजनीतिक बयानों के साथ छोड़ के जा रहे हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में पूरे देश में गरीब आदमी, आम आदमी के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में कामयाब हुई है। सभी लोगों का मानना है कि पुनः माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी, और जो लहर चल रही है सभी लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, और इस प्रकार आप देखेंगे कि विभिन्न राज्यों में, प्रदेश में हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे और पुनः प्रचंड बहुमत के साथ माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन दिनों दिन मजबूत हो रहा है। कांग्रेस किसी को रोकने की कोशिश नहीं करती, जिसे जाना है जाओ। कांग्रेस एक महान पार्टी है। जब हम अपनों को रोकने की कोशिश नहीं करते तो नीतीश जी को रोकने की कोशिश कैसे कर सकते थे। देखिए, अलायंस जो ये इंडिया गठबंधन जब से बना तब से ही गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो गया। तरह तरह के नाना प्रकार के वायरस इसमें आ गए, फिर आईसीयू में चला गया और अंत में वेंटिलेटर पे गया, और फिर कल नीतीश जी ने इसका अंतिम संस्कार कर दिया। तो अब इंडिया गठबंधन का क्या हुआ? अब तो अंतिम संस्कार हो गया, कल पटना में नीतीश जी ने कर दिया।